हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर को हम एक ही शॉट में कंप्लीट कर देंगे। इसके कुछ पार्ट नहीं रखेंगे, हम एक ही शॉट में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले तो आज का हमारे इतने सारे गोल रहेंगे इस लेक्चर में कंप्लीट करने, इतने सारे गोल हमें। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, फिर उसके बाद ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को समझेंगे अच्छी तरीके से। फिर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे और एंथैल्पी क्या होती है। फिर रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, ये 3 नंबर में आ जाता है आपके पेपर में, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अच्छा खासा। और हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट और जेई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट एंड जेई, ठीक है। तो और उसके बाद आती है बॉर्न हेबर्ट साइकिल। बॉर्न हेबर्ट साइकिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ये सारे इजी हैं। साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है और गिव्स एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने का ये है। सो चालू करते हैं अब। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बारे में। देखिए, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड इज कॉल्ड सिस्टम। यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें ऑब्जर्वेशंस आए उसे हम कहते हैं सिस्टम, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। ऑब्जर्वेशन के अलावा जो भी पार्ट बचा आपके यूनिवर्स में उसे हम बोलते हैं आपका सराउंडिंग, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम देखते हैं क्या है ये। ओपन सिस्टम देखते हैं सबसे पहले। इन दिस सिस्टम देयर इज एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। वाटर केप्ट इन ओपन वेसल। मान लो ये कोई वेसल है, इसके अंदर पानी रखा हुआ है, हॉट वाटर है वो, तो हॉट वाटर है वो, तो उस समय उसमें से एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा हॉट से कोल्ड की ओर, ठीक है। तो हॉट से जब कोल्ड की ओर होगा तो कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है वो। क्लोज सिस्टम में बात करें, इन दिस सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। इसमें मैटर का कोई चेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी का चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि कॉपर विच इज़ कंडक्टिव मटेरियल, समझ रहे हो ना। जैसे कॉपर की जो वायर्स प्रेजेंट होती हैं हमारी डेली लाइफ में, तो कॉपर के अंदर से एनर्जी जा रही है लेकिन उसके अंदर से कुछ मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्या कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, कॉपर की जो वायर्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है। तो एनर्जी जा रही है, ना कि मैटर वो हो रहा एक्सचेंज, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दिस सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ये डेफिनेशन है आपकी आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता एनर्जी का। जैसे आपके पास मिल्टन की जो बोतल होती है, मिल्टन की बोतल समथिंग ऐसी मान लो, उसमें अगर आपने हॉट वाटर डाल दिया तो हॉट से वो कोल्ड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आता है। इसके अंदर आता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल वॉल्यूम, मास एंड एंथैल्पी। ये वो प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी मैटर की जो कि डिपेंड होती हैं उसकी केवल और केवल उसकी क्वांटिटी पे जो कि सिस्टम में प्रेजेंट होता है। दोबारा समझेंगे, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि केवल और केवल डिपेंड होती हैं किसी भी सिस्टम की क्वांटिटी पे, ठीक है।
जैसे उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, उसके अंदर कितना मास है, उसकी कितनी एंथैल्पी है। एंथैल्पी हम आगे चल के समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें आप, ठीक है। यानी ये डिपेंड होता है केवल और केवल क्वांटिटी ऑफ मैटर, बस। और इसकी बात करें तो प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये है आपका कौन सा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी सिस्टम की जिसकी वजह से वो डिपेंड नहीं होता क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, लेकिन वो डिपेंड होता है उस सिस्टम के सब्सटेंस पे, उसका नीचे कैसा उस सिस्टम के सब्सटेंस का, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, उसका नीचे कैसा, उसका टेम्परेचर हाई है, डेंसिटी उसकी हाई है, लो है, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, ठीक है। तो द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यानी कोई सिस्टम है आपका ये, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और मतलब बहुत सारी एनर्जीज हैं, तो उनका जो सम होगा वो होगा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ओके, जैसे ये 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 जैसे काइनेटिक हो गई, ये न्यूक्लियर ये हो गई, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गई, इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं, अगर एनर्जी इवॉल्व हो रही है किसी भी सिस्टम में से, तो जो साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो आएगा फिर साइन प्लस का। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाह, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है। देखते हैं क्या है। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हीट का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, उसमें जो आपकी एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और ये इसको हम और दूसरी तरीके में बोल सकते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज वन फ्रॉम टू अनदर। इसको हम दूसरे वे में ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये भगवत गीता की तरह मानो आप इसको। जैसे भगवत गीता में कहा गया था कि ना ही आत्मा को कोई ना ही जला सकता है, ना ही कोई उसको बहा सकता है, बस वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में पहुंचती है। तो इसी तरीके से ये है कि ना ही एनर्जी को कोई तबाह कर सकता है, ना ही एनर्जी को कोई उत्पन्न कर सकता है, बस वो एक जगह से दूसरी एनर्जी में जाएगी, ठीक है, एक जगह से दूसरी बॉडी में जाएगी, ठीक है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसे देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई सिस्टम है ये, इस पर मैंने क्या, इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, तो इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं हम U1 है, इस पर मैंने हीट अप्लाई कर दी, ठीक है। तो हीट अप्लाई करी मैंने Q, ठीक है। तो इस पे तो इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर वर्क डन हुआ W, हीट एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है। तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, देखिए U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस Q हीट है और W वर्क डन है, ठीक है। समझ रहे हो ना। फाइनल तो ये हो गई, ये इनिशियल थी इंटरनल एनर्जी, तो फाइनल ये हो गई, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला इसका बनेगा U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से देखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है। अच्छा, इसको और देखते हैं, W की जो वैल्यू होती है वो होती है P माइनस डेल्टा V, ठीक है। तो इसमें हम W की वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस P डेल्टा V। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आया फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, और आगे चल के भी इसका यूज़ होगा भी, ठीक है, ठीक है। देखिए, अब हम डिस्कशन करते हैं एंथैल्पी के बारे में। तो एंथैल्पी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, देखो, अभी हमने पढ़ा था जस्ट एक दो मिनट पहले ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा U, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर इस समय
हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये इक्वल होगा। इस समय हीट या तो एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो किसी भी सिस्टम में से, तो वो इक्वल होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। समझ रहे हो ना आप इस स्टेटमेंट की हेल्प से? ठीक है, ये क्लियर है मुझे। तो अब हम बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। अब हम बात करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर पे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। देखिए क्यू पी, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ओके, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा खोल देते हैं। क्यू पी इज इक्वल्स टू यू टू माइनस यू वन प्लस पी वी टू माइनस वी वन। ठीक है, ओके, ये क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा साथ साथ। आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्यू पी इज इक्वल्स टू यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन प्लस पी वी वन। ठीक है, यानी वन वन को एक तरफ और टू टू को एक तरफ। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो यू वन है वी वन है ये इंटरनल एनर्जी है, और ये जो वॉल्यूम है इनिशियल स्टेट की ये है यू टू और वी टू। ठीक है, तो फाइनल की अगर हम बात करें, पहले तो इनिशियल देख लेते हैं। इनिशियल है आपका एच वन इज इक्वल्स टू यू वन प्लस पी वन। ठीक है, फाइनल का होगा एच टू इज इक्वल्स टू यू टू प्लस पी वी टू। ठीक है, देन क्यू पी लगा देते हैं हीट यानी, तो एच टू माइनस एच वन यानी डेल्टा एच। ठीक है, ओके, देन फिर क्या होगा, क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। तो इस समय में वही होगा, हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी सिस्टम के द्वारा एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू हम किस में लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू पी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन याद होगी, अब मैंने करवाई थी अभी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये आपका इंथैल्पी का फॉर्मूला है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना इसे, इसका अभी आगे चल के यूज़ होना है। ठीक है, जिसमें डेल्टा एच है आपकी क्या, वो इंथैल्पी, और ये डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर ये पी प्रेशर है और यहाँ पे वी वॉल्यूम है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बहुत बहुत इजी और इम्पोर्टेंट दोनों हैं। इसके दो ट्रिक्स हैं, दोनों को से हम कराएंगे। सबसे पहले अभी हमने एंथैल्पी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, डेल्टा एच यस डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी। ठीक है, ओके, तो डेल्टा एच डेल्टा यू पी वी टू माइनस वी वन, देन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, याद होगा आप सभी को। जी हाँ बिल्कुल, पी वी एन आर टी होती है सर। तो पी वी एन आर टी होती है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू लगाएंगे उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लगाते हैं, तो पी वी टू पी वन देख लेते हैं पहले। ठीक है, देन लगाएंगे, देख लो स्क्रीनशॉट खींच लो, खींच लिया। चलिए, तो अब क्या आएगा, अब डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। ठीक है, ओके, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू और एन टू माइनस एन वन और ये आर टी। ठीक है, ओके, यानी एन एन अलग अलग कर लिए मैंने, यानी आर टी कॉमन ले लिए, इतना समझ रहे होगे ना। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एन जी आर टी। ये हो गया आपका एक बढ़िया सा रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो हो गया पहला ट्रिक। दूसरी ट्रिक और इजी है, वो तो बहुत इजी है। ठीक है, देखिएगा अभी, देखिए
वही डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, डेल्टा को बाहर ले लेते हैं इसको, ठीक है ले लिया। ठीक है, तो वही पी वी एन आई टी तो होती है हमारी प्यारी सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, ओके, तो वैल्यू क्या आई, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हो गई आपकी दूसरी तरीके से। क्लियर, चलूँ आगे, क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। ये रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर में पूछ लिया था आपके स्कूल एग्जाम में, ध्यान रखना। और यहाँ पे सी पी क्या है, सी वी क्या है, कुछ पता है आपको, बताओ। सी पी सी वी पता है, देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी पी स्टैंड फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड सी पी कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है ना। चलिए स्पेसिफिक हीट तो याद होगा आपको, फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था आप सभी को। ठीक है, तो देखिए सी पी और सी वी का रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से देखना, ईजी है। बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं देखता हूँ उसे, तो क्यू वी इज इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी हो गया। ठीक है, ओके, तो डेल्टा यू बराबर है आपके सी वी डेल्टा टी के। मैंने यहाँ पे क्यू वी को डेल्टा यू ले लिया, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ाया था ना, जब मैंने अभी पढ़ाया था हाइड्रेशन, इसमें पढ़ाया था इंथैल्पी वाले में, कि जब ऐसा होगा तो या तो हीट एब्जॉर्ब्ड होगी या हीट एवॉल्व होगी बाय सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये है, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा साथ में, फिर आगे देखते हैं। ये हो गया, इसी तरीके से एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्या कहता है ये, देखिएगा, क्यू पी इज इक्वल्स टू सी पी डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सी पी डेल्टा टी। यहाँ पे मैंने क्यू पी को डेल्टा एच का इंडिकेशन कर दिया है, समझ चुके हो कैसे कर दिया मैंने। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, ओके, और स्क्रीनशॉट से तो बढ़िया आप लिखते ही रहें तो और बढ़िया रहेगा, लिखते लिखते आपको और जल्दी सही में आएगा। हमें पता है हाइड्रेशन उसका एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा यू, डेल्टा को मैंने बाहर ले लिया तो पी वी रह गया अंदर, रह गया नहीं रह गया, हाँ रह गया, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा एन आर टी, यानी पी वी की वैल्यू लगा दी मैंने बस यहाँ पे, और कुछ नहीं लगाया ना, नहीं। ठीक, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू लगा दो जो भी हमने दिखाई थी। ठीक है, तो क्या दिखाई थी, डेल्टा एच की वैल्यू दिखाई थी सी पी डेल्टा टी, और यहाँ पे दिखाई थी सी वी डेल्टा टी, और यहाँ पे दिखाई थी, हमने एन आर डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो सी पी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस एन आर डेल्टा टी। डेल्टा डेल्टा टी मैंने कॉमन ले लिया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर दिया मैंने, तो उसके बाद क्या आता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू एन आर। यहाँ पे एन है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ओके, सी पी है यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सी वी है यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी। अगर हम फॉर 1 मोल की बात करते हैं यहाँ पे, तो 1 मोल पे आएगा इसका फॉर्मूला सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, समझ लेना अच्छी तरीके से और लिख लेना अच्छी तरीके से, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू एन आर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। देखते हैं, द एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्टेड, इट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी जब कभी भी आपका जो नंबर ऑफ मोल हैं वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, तब बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा आर एच इज इक्वल्स टू, डेल्टा एच भी ले सकते हैं हम इसको, तो सम ऑफ एंथैल्पी
ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो बस ये आपका कहता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, हेस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा खासा आपसे पूछ लिया जाता है इन दोनों में। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या कह रहा है ये हेस लॉ हमसे। हेस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन क्या कह रहा है? द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन और मोर स्टेप्स इज कॉल्ड हेस लॉ। हेस लॉ बस आपसे ये कहता है कि कोई भी आपकी कोई केमिकल रिएक्शन है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है तो उसकी जो वो एंथैल्पी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी हर स्टेप पर। बस ये इसका मेन मोटिव ये है कि द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कांस्टेंट एट ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन। बस ठीक है, ओके, ये इसमें मैंने एग्जांपल भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ओके, चलें आगे। वैसे ही कहता है आपसे हेस लॉ। द बॉर्न हेबर्ट साइकिल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। अगर ये चैप्टर आपके पेपर में आ रहा है तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन 101% निकलता है इस चैप्टर में से, अगर आपका टीचर उस समय इसको अच्छी तरीके से समझ रहा है तो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मैक्स बॉर्न और फ्रिज हेबर नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड प्रपोज करा था जो कि हेस लॉ के ऊपर ही बेस्ड था, उन्होंने प्रपोज करा था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी एंड द प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। द मेथड इज कॉल्ड बॉर्न हेबर साइकिल। यानी जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने हेस लॉ के बेस पर एक ये फॉर्मूला बेस करा था लेटेस्ट किसी भी आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एंथैल्पी को वो करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए किसी भी आयनिक कंपाउंड की। ये बॉर्न हेबर साइकिल का बनाया था। तो ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन देखते हैं बाय बॉर्न हेबर साइकिल। ईजी सा है, इसमें बस आपको 2 मिनट या 3 मिनट समझनी है अच्छी तरीके से। मान लो Na यहाँ पर S है, ठीक है, हाफ Cl2 रिएक्ट कर रहा है और ये इस समय गैस है। ठीक है, सॉरी इस समय ये सॉलिड है, पहले तो ठीक है, सॉलिड होंगे। ठीक है, तो फिर बनेगा ये NaCl सॉलिड। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ऐसी कंडीशन में एक समस्या सी हो जाती है। क्या समस्या? ये हो जाती है कि ये अब हमें इसको चेंज करना है, Na को गैस में चेंज करना है। सॉलिड को गैस में चेंज कैसे करते हैं बताइए। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। Na को अगर हम गैस में चेंज करेंगे तो कौन सी प्रोसेस लगेगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सब्लिमेशन। बहुत अच्छा कमेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सब्लिमेशन होगी। ठीक है, सब्लिमेशन तक हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये जो है आपकी Cl2 ये जो होगी वो सब्लिमेशन से नहीं होगी क्योंकि वो नेगेटिव वाला हिस्सा है, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा था। ठीक है, ओके, तो ये होगी ये Cl में ही और ये बन जाएगी गैस विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएशन होगा इसका। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलो देखते हैं। देखिए, अभी हमने Na गैस बना लिया और Cl गैस बना लिया। ठीक है, अब हमें Na को क्या करना है? एक सेकेंड, अब Na को हमें आयंस में बदलना है। तो आयन को कैसे बदलेंगे? जी हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत बढ़िया, आयनाइजेशन एंथैल्पी की हेल्प से इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब ये नेगेटिव वाला हिस्सा है तो नेगेटिव वाले को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ लगेगी? उसमें लगेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे लगेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं
ये यहाँ पर बना देंगे, इन दोनों को मिला के Na+Cl बना देंगे। किसको? लेटिस एंथैल्पी की हेल्प से ये बना देंगे NaCl। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या आगे बढ़ें? चलिए एक बार इसको सीक्वेंस में देख लेते हैं। ये तो हमने बॉर्न हेबर साइकिल बना दी, ठीक है। सीक्वेंस में देखने में और सीरियस रहता है। देखो सबसे पहले NaS को हमने चेंज करा Nag में, किसकी हेल्प से? सब्लिमेशन से, ठीक है। फिर उसके बाद Nag को मैंने चेंज करा किसमें? Na पॉजिटिव जो कि गैस में था, किसकी हेल्प से? आयनाइजेशन एंथैल्पी की प्रेजेंस से। अब हाफ Cl2 गैस को मैंने चेंज करा किसमें? Cl में, गैस की प्रेजेंस, तो किसकी हेल्प से? डिसोसिएशन की हेल्प से, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा भाइयों, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर Cl को मैंने चेंज करा Cl नेगेटिव में, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम इस पर अगर हम और लास्ट में हमने करा Na+ और Cl नेगेटिव को NaCl में विद द हेल्प ऑफ लेटिस। वही तो अब हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को हमने NaCl में करा, किसकी हेल्प से? बाय लेटिस एंथैल्पी की हेल्प से कर दिया था, ठीक है। अब हम इस पे हेस लॉ लगा देते हैं, अप्लाई हेस लॉ, ठीक है। तो डेल्टा FH, ये FH क्या है? फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो इसमें आया डेल्टा सब्लिमेशन H प्लस डेल्टा IH यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर आया इसमें डिसोसिएशन और फिर आया इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी हेल्प से इतने सारे जो ये प्रोसेस बनी है, इसकी हेल्प से आपका NaCl बना, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं KCl का फॉर्मेशन। KCl का फॉर्मेशन और ही चटाकेदार है, इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है, किस तरीके से करना है इसमें हमें, देखते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ KCl एंड देन इसको हम करेंगे। जब पोटेशियम जब सॉलिड में था, रिएक्ट करा वो हाफ Cl2 के साथ, जब वो भी सॉलिड में था तो KCl बनाता है वो, इतना तो हमें बचपन से पढ़ना है अपने को। लेकिन जो बनता है यहाँ पे, हमने पहली वाली बॉन्ड NaCl में हमने ये लगाना भूल गया है कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन एंथैल्पी की हेल्प से हुआ है, डायरेक्ट जो बनेगा फॉर्मेशन होगा यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, ओके। तो अब ये बनेगा गैस में, क्लियर, गैस में हो गया। अब गैस में होने के बाद सब्लिमेशन, सब्लिमेशन की हेल्प से हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये किसमें की हेल्प से हुआ बताओ? ये हुआ Cl गैस में, किसकी हेल्प से? डिसोसिएशन की हेल्प से, बहुत बढ़िया, डिसोसिएशन की हेल्प से ये हो गया, क्लियर। आगे देखते हैं भाई, तो Kg है और ये हाफ नहीं Cl है सिर्फ, और ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी की हेल्प से ये बन गया K पॉजिटिव। इसी तरीके से ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से आपका ये बन गया Cl नेगेटिव। यहाँ पर आपका ये K और हाफ Cl2 पहले से ही चुपचाप बैठे थे डेल्टा FH के साथ, और यहाँ पे KCl था ही था, ठीक है। तो ये दोनों घूम फिर के यहाँ पे आते हैं और लेटिस एंथैल्पी की हेल्प से या लेटिस एनर्जी की हेल्प से KCl बना देते हैं, ठीक है, ओके। इसका भी एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं, देखिएगा। K को सबसे पहले K किस में करा? सबसे पहले K को हमने K किस में कर दिया? गैस में, सब्लिमेशन की हेल्प से, सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड से कर दिया। फिर K सॉलिड से हमने K गैस से हमने इसको K पॉजिटिव में डाल दिया, किसकी हेल्प से? बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी की हेल्प से, ठीक है। इसी तरीके से हाफ Cl2 को हमने Cl में कर दिया, किसकी हेल्प से? डिसोसिएशन की हेल्प से, ठीक है। आगे फिर Cl को हमने Cl नेगेटिव में कर दिया, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से, ठीक है। और K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को हमने KCl में कर दिया, किसकी हेल्प से? डेल्टा H लेटिस एंथैल्पी की वजह से, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस पे भी अप्लाई हेस लॉ कर देते हैं, अप्लाई हेस लॉ, ठीक है।
तो डेल्टा एफ एच एच यानी फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा सब्लिमेशन प्लस डेल्टा आयनाइजेशन प्लस डेल्टा डिसोसिएशन प्लस डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस डेल्टा लैटिस। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं इसमें जिसकी हेल्प से बना। ठीक है, तो आशा करता हूँ इससे में आ रहा होगा। चलें आगे। चलिए, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या है ये देखिएगा। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ए प्रोसेस इन विच टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, एग्जाम्पल एवोपरेशन ऑफ वाटर। नाम से ही पता चल रहा है कि स्पॉन्टेनियस जो कि अपने आप हो जाएं, जिसमें हम कुछ नहीं कर पाएँ, जिसमें भगवान की माया है तो वो अपने आप हो जाए, तो वो तो है आपकी स्पॉन्टेनियस। और जो ना ही हम कर पाएँ, यानी ना ही वो अपने आप हो पाए और ना ही वो किसी के हेल्प से हो पाए, तो उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे कोई हील है, कोई आपका वो है जो फ्लो ऑफ वाटर है, तो हम उस पर फ्लो ऑफ वाटर, हम पानी को फेंकते हैं तो अपने आप ही तो फ्लो करता है, तो हम थोड़ी नहीं कहते उसे कि तुम फ्लो हो, अपने आप होता है वो। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। देखिएगा, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस इन द सिस्टम डिनोटेड बाय कैपिटल एस। देखिएगा, एंट्रोपी एक टाइप का जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो रैंडमनेस आती है, रैंडमनेस, उसको बोलते हैं हम एंट्रोपी। ठीक है, अब हम रैंडमनेस को डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जितना डिसऑर्डर होगा आपके आइसोलेटेड सिस्टम में, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, ज़्यादा वो होगी एंट्रोपी। जैसे वही वाली बात, सॉलिड लिक्विड गैस, सबसे ज़्यादा गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बाहर प्रेशर लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी जो होगी वो किसकी होगी? गैस की होगी। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल में सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है, इसलिए। ठीक है, ओके। और सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बहुत बहुत पास रहते हैं, इसलिए सबसे कम जो एंट्रोपी जो होगी वो होगी आपकी सॉलिड की। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। एंट्रोपी तब मैक्स होगी जब आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, साथ ही जो टोटल एंट्रोपी है वो क्या होती है? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। ये तो होगी आपकी, समझ चुके हो कैसे होगी। तो ये है आपकी इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, अगर आपकी ये एंट्रोपी जो है वो अगर पॉजिटिव है तो आपकी जो प्रोसेस है वो है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर आपकी नेगेटिव है तो प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर वो ज़ीरो है तो जो प्रोसेस जो होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम में होगा सब कुछ फिर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत बढ़िया। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बस आपसे ये कहता है कि जो आपकी एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होगी, वो कभी डिक्रीज नहीं होगी, वो हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, ठीक है, बस छोटी सी बात कह रहा है ये हमसे। ओके, आगे देखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, ये एक टाइप का फंक्शन होता है जिसका फॉर्मूला होता है G इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। यहाँ पर H यहाँ पे क्या है? एंथैल्पी है, T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और S यहाँ पर क्या है? एंट्रोपी। अभी हमने 1 मिनट पहले ही समझा था। ठीक है, अच्छा, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे पास 2 यूनिट आ जाएं गिब्स फ्री एनर्जी की, G2 और G1, इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 हाइड्रेशन उसकी आ जाए एंथैल्पी की, तो H2 और H1 हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसी तरीके से आपकी एंट्रोपी की 2 वैल्यू आ जाती हैं, H2 और S1। तो अगर हम इस फॉर्मूले में लगाएं इसको, तो आंसर क्या आएगा? मतलब फिर फॉर्मूला क्या बनेगा नया, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, फॉर्मूला बनेगा आपका डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है,
ओके, बात करते हैं अगर g की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर g की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो प्रोसेस होगी वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, NS नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो शून्य है यानी ज़ीरो है तो जो प्रोसेस जो होगी वो होगी इक्विलिब्रियम में, समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, ओके, क्लियर। अच्छा, और इसमें एक और सिचुएशन आती है, अगर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू है टी डेल्टा एस के, तो जो प्रोसेस जो होगी वो होगी आपकी इक्विलिब्रियम में। अच्छा, और अगर डेल्टा एच जो है वो बड़ा है टी डेल्टा एस से तो जो प्रोसेस होगी वो होगी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगी वो। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट रह चुका है हमारा आज का लास्ट का कॉन्सेप्ट और इस थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या कह रहा है ये? द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस टू जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी भी एंट्रोपी होगी किसी भी सिस्टम की वो शून्य तब होगी जब उसका जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स अमाउंट पे आ जाएगा, एक एब्सोल्यूट बन जाएगा। बस आपसे यही कह रहा है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्लास 11th केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट। होपफुली आप सभी को सेम में आया होगा, वन शॉट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक तो कर ही देना यार, बहुत मेहनत करी आपके लिए, प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, इसमें क्या अपडेट हो सकती हैं, कैसे कैसे क्या आपको लगा इसमें। सो ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर के लिए मिलते हैं हम अगले, ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर के लिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में, यानी अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ बी हैप्पी, मिलता हूँ बहुत जल्दी एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, बी सेफ बी हैप्पी, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।